देखना बच्चे, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के चैप्टर को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में अगला पॉइंट है हमारा कूलम्ब्स लॉ, कूलम का नियम। ठीक ना। कूलम ने पॉइंट चार्ज पर, बिंदु आवेश पर अपना रिसर्च दिया था। ठीक, आप समझना इस चीज को कि बिंदु आवेश होता क्या है। देखो, बिंदु मास तो आप समझते हो, छोटा सा मास, पॉइंट मास। जब आप पॉइंट मास पर आवेश लाते हो ना, मान लेते हैं कोई पॉइंट मास है और इस पर आप कोई आवेश लाए हो। ठीक, पॉइंट मास पर जब आप कोई आवेश लाओगे तो उस आवेश का नाम होगा बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज। ठीक ना। देखो, कूलम ने जनरली क्या कहा कि बिंदु आवेश कहीं पर रखा हुआ हो, दो पॉइंट चार्ज कहीं पर रखा हुआ हो, तो दोनों पॉइंट चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, एक फील्ड रीजन क्रिएट करेंगे। इन्हीं सभी पॉइंट पर उन्होंने अपना रिसर्च दिया था कि फोर्स कितना होगा, फोर्स का नेचर क्या होगा, वो पॉइंट चार्ज क्या क्या कर सकता है, ये सब थ्योरी उन्होंने बताया था। ठीक, मतलब हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट चार्ज की प्रॉपर्टी को, जो पॉइंट चार्ज रेस्ट में है, रुका हुआ है। ठीक, मतलब पॉइंट चार्ज कहीं पर रेस्ट में रहेगा, वो रेस्ट पॉइंट चार्ज क्या क्या कर सकता है, हम यही पढ़ने वाले हैं। समझना, पॉइंट चार्ज जो है ना, वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्रिएट करता है, विद्युतीय क्षेत्र बनाता है। और वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होते हैं, वो कंजर्वेटिव इन नेचर हुआ करते हैं। कंजर्वेटिव शब्द का मतलब है कि वहां पर आप ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को लगा सकते हो। ठीक ना, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को लगा सकते हो, इसलिए उसका नाम क्या है, कंजर्वेटिव नेचर। ठीक, सुनना, आते हैं मेन पॉइंट पर। कूलम ने क्या कहा कि आपके पास दो बिंदु आवेश है, वो दोनों बिंदु आवेश कहीं पर रुका हुआ है, रेस्ट में है। तो दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा, और बल का परिमाण किस किस चीज पर निर्भर करेगा, परिमाण क्या क्या होगा, इसी सब चीज के बारे में कूलम ने बताया है। ठीक, समझना बातों को। कूलम ने कहा कि दो बिंदु आवेश अगर कहीं पर रुके हुए हैं तो दोनों बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों बिंदु आवेश के परिमाण के गुणनफल के सीधे समानुपाती होगा। कहने का क्या मतलब है, ये समझना कि मान लीजिए कि एक बिंदु आवेश है Q1 यहां, दूसरा बिंदु आवेश है Q2। ठीक, दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे पर बल लगाएगा और बल का जो मान होगा वो सीधे समानुपाती होगा किस पर, दोनों बिंदु आवेश के परिमाण के गुणनफल पर। मतलब आवेश का परिमाण का गुणनफल जितना ज्यादा होगा, बल का मान भी उतना ज्यादा होगा। मतलब क्या है बाबू, कहीं 2 कूलम का चार्ज है और 4 कूलम का चार्ज है, इसके बीच जो लगने वाला बल है वो जरूर 2 into 4 पर डिपेंड करेगा, मतलब दोनों चार्ज के परिमाण के गुणनफल पर। और कहीं रखा हुआ है ऐसे 4 कूलम और 8 कूलम, तो इस दोनों के बीच जो बल लगेगा वो डिपेंड करेगा 4 into 8 पर। देखो, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 32 और ये 8। ठीक, तो यहां पर देखो, यहां पर आवेश के परिमाण का गुणनफल ज्यादा है और यहां पर आवेश के परिमाण का गुणनफल, यहां पर आवेश के परिमाण का गुणनफल थोड़ा कम है और यहां पर थोड़ा ज्यादा है। ये 8 है, ये 32 है, थोड़ा जवान स्लिप कर गया था। ठीक ना, समझना चीजों को। आवेश का परिमाण का गुणनफल यहां पर कम है और यहां पर ज्यादा है, तो कूलम के नियम के हिसाब से जहां आवेश के परिमाण के गुणनफल ज्यादा होंगे ना, उन दोनों आवेश के बीच लगने वाले बल का परिमाण भी ज्यादा होगा, और आवेश के परिमाण का गुणनफल अगर कम होगा तो उन दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल भी कम होगा। ठीक, इसी चीज को यहां पर लिखा है कि फोर्स जो है वो सीधे समानुपाती है Q1 Q2 के मल्टीप्लिकेशन के। ठीक ना, Q1 Q2 क्या है, आवेश का परिमाण है। समझे इस बात को। पहला स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर बल लगाएगा और बल का परिमाण आवेश के परिमाण के गुणनफल पर डिपेंड करेगा, और जितना ज्यादा गुणनफल होगा बल भी उतना ज्यादा लगेगा। ठीक।
दूसरा पॉइंट देखो, यहां डिस्टेंस लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहां पे, ठीक ना। उन्होंने क्या कहा, कुलम्ब ने क्या कहा कि मान लीजिए दो बिंदु आवेश है आपके पास Q1 और Q2, दो बिंदु आवेश है ये, दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे, इतना तो आप जानते हैं, और बल का परिमाण इस आवेश के परिमाण के गुणनफल पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ परिमाण के, आवेश के परिमाण के गुणनफल पर ही निर्भर नहीं करेगा बल दोनों के बीच के दूरी पर भी डिपेंड करेगा। अगर दोनों आवेश के बीच का दूरी कम है तो बल ज्यादा होगा, और दोनों आवेश के बीच का दूरी बहुत ज्यादा है तो बल थोड़ा कम होगा। कुलम्ब ने कहा कि मान लीजिए इस दोनों आवेश के बीच का दूरी r है, तो दोनों आवेश एक दूसरे पर कितना बल लगाएंगे वो डिपेंड करेगा दूरी के वर्ग पर भी, डिस्टेंस के स्क्वायर पर, ठीक ना। देखो डिस्टेंस बढ़ाओगे, दूरी बढ़ाओगे तो बल घटेगा, उल्टा संबंध है। ये नीचे लिखा ना, इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं इसको? व्युत्क्रमानुपाती, ठीक। मतलब फोर्स जो है, बल जो है, दूरी के वर्ग के सीधे व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब दूरी को बढ़ाओगे तो बल घटेगा, सीधा सीधी बात है, ठीक। तो देखो दो बात हो गए यहां पर। दो बात क्या हुआ कि पहला तो दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल फोर्स आवेश पर डिपेंड करेगा, आवेश के परिमाण पर। दूसरा दोनों के बीच के दूरी पर। दोनों को अगर एक साथ आप मिलाओगे तो फॉर्मूला कुछ आपको ऐसा दिखेगा। पहला था Q1 Q2 और दूसरा है R स्क्वायर। दोनों को मिला दोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये सब कुलम्ब ने बताया है, ठीक बाबू, यहां तक समझे आप। चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। देखो दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल उस माध्यम पर भी डिपेंड करेगा जिस माध्यम में वो बिंदु आवेश रखा हुआ है। मान लीजिए कि बिंदु आवेश हवा में रखा हुआ है। अगर हवा में रखा हुआ है और कहीं पर बिंदु आवेश पानी में रखा हुआ है, तो बिंदु आवेश जो पानी में बल लगाएगा ना, वो बल का परिमाण कुछ और होगा, और हवा में जब रखा होगा तो उस बल का परिमाण कुछ और होगा, ठीक। और जनरली याद रखना कि मान लेते हैं दो बिंदु आवेश है Q1 Q2, ये अभी एयर में रखा हुआ है, हवा में रखा हुआ है। इसी को मान लो वाटर में रख दिया, ठीक। तो यहां पर जितना बल लगाएगा ना, मान लो यहां बल लगाया 4 न्यूटन का, ये दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाया 4 न्यूटन का, तो वाटर में जब रखोगे ना, तो अब जो ये दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाएगा, उस बल का परिमाण थोड़ा सा घट जाता है। मतलब अब ये 4 न्यूटन नहीं होगा, 4 से थोड़ा सा कम होगा, 3 न्यूटन, 2 न्यूटन, 1 न्यूटन, वो तो डिपेंड करेगा हमारे न्यूमेरिकल फिगर पर, हमारे डेटा पर, ठीक ना। लेकिन मान जरूर घटेगा। मतलब क्या है बाबू? मतलब क्या है कि दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर कितना बल लगाएंगे वो उस माध्यम पर भी निर्भर करेगा जिस माध्यम में आपका बिंदु आवेश रखा हुआ है। समझे? सुनना, फॉर्मूले को थोड़ा सा अच्छे से रीअरेंज किया गया और माध्यम के प्रॉपर्टी को एंट्री कराने के लिए एक नए फिगर की एंट्री हुई जिसका नाम है एप्सिलॉन। ये साइन जो आप देख रहे हो ना यहां पर ई जैसा लिखा हुआ, इसको आप पढ़ना एप्सिलॉन, और यही माध्यम के प्रॉपर्टी को बताता है, ठीक। किसी माध्यम का एप्सिलॉन वैल्यू जितना ज्यादा होगा उस माध्यम में आवेश के बीच लगने वाला बल उतना ज्यादा कम होगा, ठीक। समझे बातों को? मतलब एप्सिलॉन वैल्यू बढ़ाया तो बल का मान घटा, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एप्सिलॉन होता क्या है। हमने तो कहा कि ये एप्सिलॉन माध्यम के प्रॉपर्टी को बताता है, मीडियम पर डिपेंड करेगा, मीडियम के नेचर पर डिपेंड करेगा। वाटर के लिए अलग होगा, एयर के लिए अलग होगा, तेल कहीं डाल दोगे अलग होगा, अलग अलग मीडियम के लिए अलग होगा, फेविकॉल डाल दोगे अलग हो जाएगा। मतलब क्या है कि हर एक मीडियम के लिए जैसे मीडियम बदला एप्सिलॉन का वैल्यू भी बदलना शुरू हो जाएगा, और एप्सिलॉन का वैल्यू बदलेगा तो फोर्स भी बदलता चला जाएगा। समझे? सुनना, एप्सिलॉन को लोग लिखते हैं
एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन का नाम क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या पढ़ेंगे आप एप्सिलॉन को? माध्यम की विद्युतशीलता या परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इसको बोल रहा हूं मैं। ठीक, सुनना। अब एप्सिलॉन भी दो चीज पर डिपेंड कर रहा है। किस पर? एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर पर। देखो, इसको मैं बोल रहा हूं एप्सिलॉन नोट, इसको बोल रहा हूं एप्सिलॉन आर। ठीक, एप्सिलॉन आर को आप पढ़ना माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता। क्या पढ़ोगे बच्चे? माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता। सुनना, एप्सिलॉन नोट का वैल्यू फिक्स होता है, आप इसको याद रख लेंगे, बहुत काम की चीजें हैं। एप्सिलॉन नोट का वैल्यू आप याद रखोगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक, जबकि एप्सिलॉन आर का वैल्यू बदलते रहता है। ये एयर के लिए या वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। ठीक, एयर या समझे हम क्या बोल रहे थे? हाँ, बोल ये रहा था बाबू कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू आप याद रखोगे कि एयर के लिए 1 होता है। जैसे माध्यम बदलेगा तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू भी बदलते चला जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सा इन सभी चीजों को याद रखेंगे, और जैसा जैसा माध्यम होगा उस हिसाब से आपको एप्सिलॉन आर का वैल्यू दिया रहेगा, और यहां पर आप डाल के निकालोगे फोर्स। समझे ना? हम बढ़ते आगे। देखो, 2-3 चीज आप पढ़ लिए कि जो बल लगेगा वो आवेश के परिमाण के गुणनफल पर होगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा और माध्यम पर डिपेंड करेगा। ठीक, तीसरी बात, मान लीजिए कि दो आवेश है Q1 Q2। देखो, जैसे ही दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर बल लगाना शुरू किया ना, तो बल एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर के पास दो चीज होते हैं। क्या क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, परिमाण और दिशा। ठीक, अभी तक जो आप बात कर रहे थे, ध्यान से देखना, आप पढ़ रहे थे क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल का परिमाण किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। ठीक ना? लेकिन बल तो एक सदिश राशि है, और सदिश राशि के पास परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो हमें दिशा का भी बात करना चाहिए कि दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर बल तो लगाएंगे, लेकिन किस दिशा में बल लगाएंगे। ठीक, तो अगर हम दिशा की बातें करें, देखना, मान लेते हैं ये दो बिंदु आवेश है। ठीक ना? मैं यहां लिख के ही समझाऊं, एक बिंदु आवेश है Q1, एक बिंदु आवेश है Q2। ठीक, ऐसे कुछ कुछ। ये दोनों बिंदु आवेश अभी रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो कूलम का नियम वगैरह लग सकता है। दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे बाबू। ठीक, तो बल लगाएंगे तो किस दिशा में बल लगाएंगे? सुनना, दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे, और बल का डायरेक्शन जो होगा, दिशा होगा, दोनों बिंदु आवेश को मिलाने वाले लाइन के एलोंग होगा। दोनों बिंदु आवेश को एक लाइन से मिलाओ, ऐसे मिला दिया। ठीक ना? अब ये दोनों आवेश एक दूसरे पर जो बल लगाएगा वो इसी लाइन के एलोंग लगाएगा। लाइन के एलोंग लगाएगा कहने का क्या मतलब है भैया? मान लो ये सजातीय आवेश है। ठीक, तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो Q1 जो है, पहला जो आवेश है, दूसरे को उधर धक्का देगा, दूर करेगा अपने से, इसी लाइन के एलोंग, इसी रास्ते पर इधर धक्का देगा। समझे? Q1 Q2 पर बल लगाया उस तरफ, ठीक उसी तरह से Q2 Q1 पर बल लगाएगा इस तरफ। ठीक ना? और बहुत खूबसूरत बात यह है कि अगर Q1 Q2 पर बल लगाया 4 न्यूटन का, तो Q2 भी Q1 पर बल लगाएगा 4 ही न्यूटन का, बस डायरेक्शन अलग अलग है। समझे? मतलब अगर ये इसको धक्का दे रहा है 4 न्यूटन के फोर्स से, तो Q2 भी Q1 को धक्का देगा बच्चे, कितने के फोर्स से? 4 न्यूटन के ही फोर्स से, और फोर्स का डायरेक्शन जो है दोनों बिंदु आवेश को मिलाने वाले लाइन के एलोंग है।
अभी चूंकि आवेश सजातीय है तो दोनों एक दूसरे पर दूर फोर्स लगा रहा है। मान लेते हैं आवेश विजातीय हो, विजातीय आवेश हो। अब ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस प्लस को अपनी तरफ खींचेगा और ये प्लस इस माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन खींचेगा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही। मान लीजिए दो आवेश है ऐसे Q1 और Q2, ये माइनस है ये प्लस है, ठीक। मान लेते हैं दोनों का पॉइंट यहां पर रखा हुआ है, पॉइंट आवेश है तो एक पॉइंट हमने रिप्रेजेंट कर दिया यहां पर। पहले आप दोनों को ऐसे मिला देना पॉइंट को। अब देखो Q2 क्या करेगा, Q1 को अपनी तरफ खींचेगा तो ऐसे डायरेक्शन लगाना, और Q1 Q2 को अपनी तरफ खींचेगा तो ऐसे डायरेक्शन लगाना, लाइन ज्वाइनिंग के एलोंग ही फोर्स लगेगा, ठीक, समझे। सुनना बातों को। अगर हम फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करें कंप्लीटली तो वो आवेश के मल्टीपल पर डिपेंड कर रहा है, मल्टीप्लाई पर सॉरी डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस के स्क्वायर पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर पर, ठीक। देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फिक्स होता है और ये वैल्यू आप याद रखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक। जब आपका आवेश वैक्यूम में रखा हो, एयर में रखा हुआ हो, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना, क्योंकि एप्सिलॉन आर का वैल्यू तो हवा के लिए 1 होता है, तो हवा के लिए 1 होगा तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और जब कोई चार्ज एयर में रखा हो तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना, उतना ध्यान मत लगाना इस पे, समझे बातों को। तो यहां तक बात है कि दो आवेश एक दूसरे पर कितना बल लगाएंगे उसके परिमाण की, उसके मैग्नीट्यूड को आप देख रहे थे, ठीक ना। देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। हाँ, कभी कभी फोर्स को अगर वेक्टर में लिखा हुआ हो ना, फोर्स को भी वेक्टर में कहीं लिखा जाए तो आप ऐसे ही लिखना उसको F, ये तो मैग्नीट्यूड लिखा है वहां पर, K Q1 Q2 बाई R क्यूब इंटू वेक्टर R। देखो वेक्टर R क्या है वहां पर, दोनों आवेश को मिलाने वाले लाइन का वो वेक्टर है, ठीक ना। और ये R इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, समझे। तो आप ऐसा लिखना, जब क्वेश्चन आएगा इस पे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसको आप कैसे यूज करोगे इस फॉर्मूले को, ठीक। देखो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, वेक्टर साइन के साथ लिखा हुआ है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि जो बार बार K आ रहा है, हम फॉर्मूला में ऐसा लिखे थे, याद है आपको, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगर नहीं याद है तो मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, आप याद रखना इस चीज को कि F इज इक्वल टू क्या आया था एयर के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K1 K2 बाय R स्क्वायर। तो इसी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ही लोग K लिखते हैं, ठीक। तो हमसे पूछा गया है K का मात्रक क्या होगा। मात्रक निकालने के लिए आप क्या करना ना, ऐसे लिखना K इज इक्वल टू, सभी क्वांटिटी को इस तरफ ले आते हैं, तो इसको अगर इस तरफ लाओगे तो फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा, और चार्ज को लाओगे नीचे आ जाएगा Q1 Q2, ठीक। अगर आपको मात्रक लिखना है, फोर्स का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और डिस्टेंस का मात्रक मीटर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर। चार्ज का मात्रक कूलम, तो कूलम डाल दिया यहां पर, क्या हो जाएगा मात्रक बाबू, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। ये किसका मात्रक है, K का, ठीक। इस तरह से कोई बीमा पूछे, डायमेंशन पूछे K का, तो K का डायमेंशन कैसे निकालोगे, इन सभी चीज का डायमेंशन पुट कर देना आप। देखो न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है, M L T पर -2, ठीक। मीटर का डायमेंशन L और मीटर पर स्क्वायर है तो L स्क्वायर, और चार्ज का डायमेंशन A इंटू T है, स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लिखते रहे, ठीक। क्या हो जाएगा, इसको जरा सॉल्व करिए आप, M L
देखो L पर पावर यहां 1 है, यहां 2 है, तो L पर पावर हम लिख दे रहे हैं 3। ठीक, देखो ये 2 और ये 1, तो हम लिख रहे हैं m L पर 3 t पर -2। नीचे वाले पावर को ऊपर लेके जाएं तो ये हो जाए क्या, a स्क्वायर और दोनों पर पावर माइनस साइन के साथ। चलो देखो तो ऐसा होगा, नीचे देखो a स्क्वायर टी स्क्वायर था ना, तो ऊपर ले गए तो a पर पावर -2 t पर पावर -2 ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक, अब इसको जरा एडजस्ट कर लो तो क्या हो जाएगा, m l³ t पर पावर -4 a पर पावर -2। ऐसे आप यूनिट और डायमेंशन निकाल लिया करिएगा। ठीक ना, कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, एक बार आप लोग देख लेना। ठीक, बढ़ते हैं आगे। देखना अगला पॉइंट क्या है हमारे पास कि दो आवेश रखा हुआ है। हाँ, यहां से थोड़ा सा आप क्वेश्चन सीखने का प्रयास करेंगे, कैसे क्वेश्चन बनाना है आप लोगों को। ठीक ना, लेकिन दो आवेश है हमारे पास, 1 कूलम का आवेश यहां है और यहां भी 1 कूलम का आवेश है, एयर में रखा हुआ है। पूछा है कि दोनों एक दूसरे पर कितना बल लगाएगा, तो बल के मैग्नीट्यूड को पूछा है, परिमाण को पूछा है, तो हम फॉर्मूला एकदम नॉर्मल वाला लगाते हैं, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ठीक, तो अगर हम पहला कंडीशन जो एयर में रखा हुआ है, तो एयर के लिए तो एप्सिलॉन r का वैल्यू 1 होता है, इसके लिए क्या होगा, एप्सिलॉन r का वैल्यू 1। हम उसके लिए पहले फोर्स निकालते हैं, तो हम लिखेंगे F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r का वैल्यू 1 डाल दिया। ठीक, इंटू पहला चार्ज को 1 कूलम लिखा, दूसरा को भी 1 कूलम, और डिस्टेंस भी 1 ही है ना, तो 1 का स्क्वायर कर दे रहे हैं। आप देखिए, आप इतना सीख चुके हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10⁹ इंटू, देखो 1 इंटू 1 1/1, मतलब फोर्स क्या है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। मतलब ये दोनों आवेश एक दूसरे पर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगाएगा। अगर हम इसकी बात करें, ये किसी ऑयल में रखा हुआ है, उसका एप्सिलॉन r वैल्यू गिवन है, तो यहां पर जब आप फोर्स लगाओगे तो क्या लिखोगे बच्चे, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन r का वैल्यू 4 गिवन है, इंटू आवेश है 1 कूलम का, तो 1 इंटू 1, डिस्टेंस भी है 1, ऐसे लिखोगे आप। ठीक, डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका वैल्यू तो आपको पता ही है, इसको F1 लिख रहा हूं, इसको F2 लिख रहा हूं। ठीक ना, 9 इंटू 10⁹9 इंटू 1/4, और ये सब तो 1 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁹9/4 न्यूटन। ये समझे, बस समझाना यहां पर ये है कि एप्सिलॉन r का वैल्यू बढ़ा है, तो देखो फोर्स घट गया है, पहले था 9 इंटू 10⁹9, बाद में हो गया 9 इंटू 10⁹9/4। ठीक, मतलब क्या है कि मीडियम चेंज हुआ है। देखो यहाँ मीडियम क्या था, एयर था, वैक्यूम था, और यहाँ मीडियम कुछ और है, ऑयल है। ठीक ना, तो मीडियम चेंज हुआ तो फोर्स भी चेंज हो गया, जबकि चार्ज तो बिल्कुल सेम है। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी 1 कूलम का चार्ज है, नीचे में भी 1 कूलम का चार्ज है। ऊपर वाले में डिस्टेंस है 1 मीटर, नीचे वाले में भी डिस्टेंस है 1 मीटर। तो मीडियम के बदलने के साथ साथ फोर्स भी बदलता है, और एप्सिलॉन r का वैल्यू बढ़ा तो फोर्स का वैल्यू घट गया। बस यही दिखाने का प्रयास किया गया यहाँ पे। ठीक, देखिए आगे क्या है, आगे डिस्टेंस को चेंज किया गया है कि क्या डिस्टेंस के बदलने के साथ फोर्स बदलेगा। तो आ जाइए, एयर में लिखा हुआ है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज कर लेते हैं, F = K इंटू Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्योंकि मीडियम सेम ही है और एयर है तो एप्सिलॉन r का वैल्यू 1 ही होगा। तो यहाँ पर K का वैल्यू तो पता ही है हमको, एयर के लिए 9 इंटू 10⁹9 होता है,
किसके लिए वैल्यू है बाबू? एयर में जब रहेगा चार्ज तब। ठीक, देखो पहले केस में क्या है, अगर हम F1 निकालें तो लिखेंगे K 1 इंटू 1/1 का स्क्वायर, दैट मीन्स K, ये तो 1 ही हो जाएगा ना सब कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने के पर। ठीक, देखो तो F1 में हमने फोर्स निकाला, पहला फोर्स निकाला तो फोर्स का वैल्यू K आया, K का मतलब वही 9 इंटू 10⁻⁹। जरा दूसरे केस में हम फोर्स निकालते हैं, दूसरे में निकालोगे बाबू, इसको 2 लिख रहा हूं, K आवेश का मान क्या है? 1 कूलम, 1 कूलम डाल दिया, 1 इंटू 1, दोनों के बीच का दूरी कितना है? 2 मीटर, आप लिखो 2 का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर होता है फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा ये K और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। ठीक, तो ये भी देखना आप, दूरी बढ़ा दिए हो तो बल का मान घट गया है। ठीक ना, पहले K लगा था फोर्स, अब K/4 हो गया। समझ रहे बातों को? अगला पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए? मीडियम हो गया, डिस्टेंस हो गया, तो आवेश होना चाहिए। हाँ, आवेश बदला है इस क्वेश्चन में। देखो पहले क्वेश्चन में आवेश क्या है? 1 कूलम का, 1 कूलम का, दूसरे में आवेश कुछ और है, बाकी सब कुछ सेम है, मीडियम सेम है, डिस्टेंस सेम है। ठीक, आप लिखो पहला फोर्स निकालो, F इक्वल टू K, पहला आवेश है 1, दूसरा आवेश भी है 1 कूलम का, डिस्टेंस है 1 का स्क्वायर, आप क्या लिखोगे? फोर्स का मान हो गया K न्यूटन पहले में। अगर दूसरे में निकालोगे बच्चे तो लिखोगे K, पहला आवेश का मान कितना है? 1/2, दूसरा आवेश का मान कितना है? 3/2, और डिस्टेंस है 1 मीटर। इसको सॉल्व करोगे तो K 3, 2 इंटू 2 4, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा बाबू, तो 3K/4। समझे? तो देखो आवेश का मान बदला तो भी बल का मान बदल गया। ठीक, तो ये बस आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा था कि आवेश का मान बदलोगे, मीडियम बदलोगे, डिस्टेंस बदलोगे तो फोर्स के मैग्नीट्यूड बदलते चले जाते हैं, और डिस्टेंस बढ़ाने पर फोर्स घटते चला जाता है। एप्सिलॉन आर वैल्यू बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा, और चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर मल्टीप्लिकेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, अगर मल्टीप्लिकेशन का मैग्नीट्यूड घटेगा तो फोर्स घटते चला जाएगा। ठीक, तो ये कहानी है कूलम्ब्स लॉ की। इस पर अभी हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मैं क्लास को यहीं पे रहने दे रहा हूँ। ठीक ना? ठीक है बच्चे।